मॉर्निंग चैंपियंस आज है 27 दिसंबर और जब पूरा शहर सो रहा होता है तब विनर्स अपने सपनों के लिए उठ चुके होते हैं। करंट अफेयर सिर्फ सब्जेक्ट नहीं होता, ये आपके सिलेक्शन का एक ब्रिज होता है। रोज का एक सही डिसीजन आपको उस कुर्सी के और करीब लेकर जाता है जिसका हिस्सा और जिसके सपने आप देख रहे हो। आज का दिन कंसिस्टेंट रहने का, फोकस्ड रहने का और कॉन्फिडेंट रहने का है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर की क्लास को फुल फोकस के साथ। तो दोस्तों, आपके स्क्रीन के सामने ये जो दिख रहा है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, तो हर साल 26 ऑफ दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है, जो सिखों के 10th नंबर के गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे बेटों को समर्पित है। ठीक है, अब देखो हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने की है क्या है। देखो, इसमें भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मैम ने 20 होनहार, ठीक है, 20 होनहार बच्चों को, आंकड़ा याद रखो, हमारा करंट अफेयर यहाँ से शुरू हो गया। 20 होनहार, टोटल यहाँ पे कितने हैं? 20 होनहार बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मान किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सारी डिटेल पता होना चाहिए। मतलब क्या, देखिए, 20 कैटेगरी मतलब 20 बच्चों को दिया गया है, तो ये अब टोटल कैटेगरी कितनी है? देखिए, टोटल कैटेगरी होती है 6, ब्रेवरी, साहस, ठीक है। उसके साथ साथ आपको कला संस्कृति मतलब सोशल सर्विस, ठीक है, सोशल संस्कृति। उसके बाद पर्यावरण, एनवायरमेंट, सामाजिक सेवा, ठीक है, सामाजिक सेवा, ये भी आपको याद रखना ज़रूरी है, ठीक है, सोशल सर्विस। देन अगर हम बात करें साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ओके। देन अगर हम बात करें खेल, स्पोर्ट कैटेगरी में, और फिर है आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। फिर एक होता है आपका एजुकेशन, ठीक है, इसको भी याद रख लीजिए, एजुकेशन। तो इन सारी जो कैटेगरीज है, उसमें से इनको अवार्ड दिए जाते हैं। एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट, एनवायरनमेंट, सोशल सर्विस एंड ब्रेवरी। 20 टोटल बच्चे हैं जिनको सिलेक्ट किया गया है। अब देखो, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है दोस्तों, ठीक है, सबसे जो बात है, महज 7 साल की बच्ची है, उनका नाम आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। क्या नाम है? वक्का लक्ष्मी प्रांगिनिका, ठीक है, ये याद रखो। उसके बाद आपको डे याद रखना है, 26 ऑफ दिसंबर, नेशनल व्हील बाल दिवस। ये प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ याद रखिए। तो ये सारी डिटेल जो है ना, हमको पढ़ना होता है। कभी-कभी हमको एग्ज़ामिनेशन में और पूछता है कि कब से, कौन से साल से ये शुरू हुए हैं अवार्ड्स देना। तो आपको याद रखना ज़रूरी है कि 2018 में यहाँ पे चेंजेस कुछ हुए थे, ठीक है? मतलब ब्रेवरी जो है कैटेगरी, वो ऐड हुई थी, ठीक है? अब 1996 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, तो ये ईयर याद रखो, फैक्चुअल चीज़ें जो होती है वो याद रखो, 1996 में, ओके? अब यहाँ पे हर साल 2022 से कब चेंज हुआ? मैंने बोला 2022, सर 22 में क्या चेंज हुआ है? तो 22 में हर साल वीर बाल दिवस के मौके पर, मतलब कब? 26 ऑफ दिसंबर, ओके, ये चीजें हैं। इस साल अवार्ड दिए जाते हैं, इस दिन को अवार्ड दिए जाते हैं, और 1 लाख रुपए दिए जाते हैं हर बच्चों को जो भी ये अवार्ड पाते हैं। ये इंपॉर्टेंट था इसलिए हमने थोड़ा वक्त दिया। आगे बढ़ते हैं, चलिए। नेक्स्ट जो चीज है, विच स्पीसीज इज फीचर्ड इन द ऑफिशियल कॉप 17 लोगो, ठीक है, ऑफिशियल कॉप 17 का जो लोगो है, ठीक है, वहां पे किसको रखा गया है, लोगो क्या है इसका, ये भी पढ़ते हैं। तो आपके सामने एक बटरफ्लाई उड़ रही है, ठीक है, अब ये बटरफ्लाई है, यही हमारा लोगो है। तो कॉप 17 का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का सम्मेलन। देखिए, एक होता है समिट, ठीक है, तो ये जो कॉप 17 है, इसकी अभी प्लानिंग है, बैठक है, तो ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन से जुड़ा हुआ है। ओके, तो याद रखो, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। एरविन एनोमलस ब्लू बटरफ्लाई, डायरेक्ट कॉप 17 का जो लोगो है अभी न्यूज में है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या चीज है? राष्ट्रीय विकास निगम लिमिटेड, आरवीएनएल, ठीक है। अब ये आरवीएनएल में अपॉइंटमेंट हुई है चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर की। कौन बने हैं वो देखते हैं, सलीम अहमद। अब पहले अपने को ये पता होना जरूरी है कि ये आरवीएनएल क्या है। देखिए, ये एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है जो इंडियन रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करती है। ये न्यू रेलवे लाइंस बनाएंगी, डबलिंग इलेक्ट्रिफिकेशन करेंगी, ब्रिजेस और सिग्नलिंग जैसे काम करती है। इसका मेन रोल होता है रेलवे के प्रोजेक्ट्स को फास्ट कंप्लीट कराना और रेलवे की कैपेसिटी बढ़ाना। ओके, चलिए अगला करंट अफेयर पढ़ते हैं हम।
बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए गुड गवर्नेंस डे, हाल ही में हमने 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे मनाया है। मतलब क्या होता है, भारत में अच्छे प्रशासन मतलब एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए ये मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25th ऑफ दिसंबर, ठीक है? याद रख लीजिए 25th ऑफ दिसंबर कब से मनाया जा रहा है? स्टैटिक फैक्ट याद रखो, 20, ठीक है? 2014 से हम ये दिवस मनाते हैं, राइट? तो 2014 में हमने ये जो है गुड गवर्नेंस डे मनाने की शुरुआत की है और 25th ऑफ दिसंबर को हर साल गुड गवर्नेंस डे हम मनाते हैं। तो किनकी याद में मनाते हैं? तो भारत के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब हमारे कारवां को आगे लेकर चलते हैं। चलिए, सो नेक्स्ट जो चीज़ है, एक गवर्नमेंट स्कीम है डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, बहुत याद रखो। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसको कितने साल पूरे हो चुके हैं? 25। ये याद रखना ज़रूरी है, 25 ईयर्स कंप्लीट कर चुके हैं। तो कोई भी गवर्नमेंट स्कीम अगर 10 साल, 5 साल या 15 साल, ठीक है? तो 5 का मल्टीपल करती है, तो वो एग्ज़ामिनर का फ़ेवरेट पॉइंट होता है। अब सर पढ़ना क्या है? देखो, इसमें सबसे पहले मैं 2 चीज़ बताऊँगा कि ये शुरू कब से हुई थी? तो 2000, ऑब्वियसली 2000 से हुई होंगी, तभी तो अब 25 साल हुए हैं, 2025, ठीक है? तो ईयर याद रखो, कब से स्टार्ट हुआ? तो इसका उद्देश्य क्या था? जो ग्रामीण आबादी को ऑल वेदर, हर हर वेदर की, देखिए आप फ़ोटो में देख सक रहे होंगे ना, कहीं आपको रात, कहीं दिन, कहीं बारिश, कहीं धूप, तो ऑल वेदर कंडीशंस सड़कों से जोड़ना था ताकि शिक्षा, स्वास्थ्य और बाज़ार तक पहुँचना आसान हो। अब इसके कुछ फ़ेजेज़ होते हैं ऑल वेदर कनेक्टिविटी, फ़ेज़ 1 की बात हो रही है, फ़ेज़ 3 की बात हो रही है, फिर पॉज़ थोड़ा-सा, या फिर फ़ेज़ 3, फिर फ़ेज़ 4 जो अभी चल रहा है। तो ये फ़ेज़ 4 को थोड़ा-सा देख लो, ठीक है? पढ़ लो, यहाँ पे क्या है, 2024 से 2029, 29 तक ये फ़ेज़ 4 चलने वाला है, ठीक है? अप्रॉक्सिमेटली यहाँ पे कितना किलोमीटर रोड बनाने का एम है? 62,500 किलोमीटर्स। ओके, अब ये एस्टिमेटेड गोल कितना है? 19,000 करोड़ का बजट इस सत्र में दिया गया है। रिसेंट क्या है? 8.25 लाख किलोमीटर के रोड सैंक्शन हुए हैं। 7.8 लाख किलोमीटर के रोड 2000 और 2025 तक बन चुके हैं ये। अब देखिए, ये जो रोड बनते हैं, तो भाई इसका टेक्नोलॉजिकल मैनेजमेंट कैसा होता है, ठीक है? मॉनिटरिंग कैसी होती है? तो OMMAS, ऑनलाइन मैनेजमेंट मॉनिटरिंग अकाउंट सिस्टम होता है, जिससे आप रियल टाइम ट्रैकिंग कर सकते हो, प्रोजेक्ट की पेमेंट प्रोग्रेस देख सकते हो, जियो टैगिंग कर सकते हो, ये सब चीज़ें, ठीक है? ओके, तो आई होप कि आपको ये आसानी से समझ में आ चुका होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Which Indian state has emerged national leader in rooftop solar power by achieving installed capacity 1,879 megawatt and completing 50% of its residential target under प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना? कौन सा राज्य बना है भाई? ये है गुजरात, ठीक है? सो टॉप किया है और 50% रेसिडेंशियल टारगेट भी उसने पूरा कर चुका है। लेकिन सबसे पहले जानना ये होगा कि ये स्कीम क्या है, राइट? अब देखो, यहाँ पे थोड़ा-सा मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। मान लो कि रामू नाम का एक गरीब मध्यवर्गीय जो हम फैमिली मैन बोलते हैं, तो वो किसान है। अब हर महीने उसका बिजली बिल कितना आता था भाई? 1,200 से 1,500 तक, 1,500 तक, ठीक है? अब सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू कर दी। कब से शुरू कर दी? याद रखो ईयर, 2024, राइट? ठीक है? याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्च हुई 2024 में, तो सरकार ने रामू के घर पर एक सोलर पैनल लगाया, ठीक है? अब ये ऐसे कुछ आकार के होते हैं, आपको तो पता है सोलर पैनल, ठीक है? कुछ ऐसे स्क्वेयर्स में यहाँ पे प्लेट्स लगे होते हैं, ठीक है? सोलर पैनल लगाया। अब पैनल लगाने के बाद रामू को हर महीने कितनी यूनिट फ्री मिलने लगी बिजली? 300 यूनिट, ठीक है? 300 यूनिट। तो यहाँ पे अगर बिजली ज़्यादा बनती है, तो रामू एक्स्ट्रा बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकता है। मतलब समझो, अब आपने थोड़ा-सा जान लिया कि ये जो स्कीम है भैया, ये 2024 में लॉन्च हुई। कहीं तो भी आपको 300 यूनिट फ्री की बात हो रही है, राइट? 300 यूनिट फ्री। सो अगेन ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। मतलब यहाँ पे 60% तक आपको सब्सिडी मिलती है। ठीक है? 60% तक। सीधा पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर खाते में होता है। बिजली बिल लगभग ज़ीरो हो जाता है। इसका उद्देश्य और एम क्या है? गरीब मध्यम वर्ग को राहत देना, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देना, बिजली बिल कम करना। याद रखो कि फ्री पावर एलिजिबल होम्स को मिलेगा 300 यूनिट फ्री बिजली इलेक्ट्रिक पर मंथ। 1 करोड़ घरों को 2027 तक पूर्णतः सोलर रूफटॉप जो है इंस्टॉल करवाने की इस स्कीम से कोशिश की जाने वाली है।
कब तक इम्प्लीमेंटेशन हो जाना चाहिए, ये कहा गया है 2027 तक। ओके, तो एलिजिबिलिटी क्या है? आप भारतीय नागरिक होना चाहिए, आपका खुद का घर होना चाहिए, उसके साथ-साथ छत जो रूफटॉप वही, ठीक है? मस्ट हैव वैलिड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन और शुड नॉट हैव अवेल्ड एनी प्रायर, इसके पहले कोई सब्सिडी आपने ऐसी सोलर वाली नहीं लेना चाहिए, राइट? खत्म काम। तो इतना ही याद रखो। फाइनेंशियल असेसमेंट मतलब सरकार कितना मदद करती है, तो बोला 60% सब्सिडी मिलती है आपको, बाकी आपको, ठीक है, लोन की भी फैसिलिटी यहाँ पे होती है अवेलेबल, कोलैटरल फ्री लोन्स भी मिलते हैं 2 लाख तक के, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। 300 यूनिट याद रखो, मतलब अगर इस योजना को याद रखना है तो रूफटॉप सोलर प्लस 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी, सब्सिडी भी है और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाला चीज़ भी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट चीज़ आते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया टू इंजेक्ट मतलब क्या होता है? इंजेक्शन कभी जब आपके शरीर में लगता है तो बाहर का कोई केमिकल आपके शरीर में इंजेक्शन के द्वारा डाला जाता है, उससे आपके बॉडी में कुछ तो चेंजेस होते हैं। वैसे ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 3 ट्रिलियन लिक्विडिटी बैंकिंग सिस्टम में डालने का यहाँ पे बात कर रही है। तो समझो क्या होता है, लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि बैंक के पास रेडी, ठीक है, बैंक के पास रेडी कैश फंड्स, ठीक है। तो अगर बैंक के पास पैसा कम हो जाता है तो लोन स्लो हो जाते हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगते हैं, इकोनॉमी पर प्रेशर आता है। तो इसीलिए इसीलिए बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी टाइट हो गई है हाल ही में, ठीक है? क्योंकि हाई क्रेडिट ग्रोथ, लोन ज़्यादा डिसबर्स हो रहे हैं, एडवांस टैक्स और जीएसटी पेमेंट से पैसा आरबीआई के पास चला गया है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का अनइवन फ्लो हो रहा है और ग्लोबल अनसर्टेनिटी हो रही है। आपको देखा है ट्रंप उधर से अपने ऊपर टैरिफ लगा रहा है, इन्फ्लेशन कंट्रोल मेजर्स, ये दिक्कत आ रही है। इसलिए आरबीआई ने डिसाइड किया कि 3 ट्रिलियन लिक्विडिटी इंजेक्ट करना है। मतलब क्या होता है? ये होता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस से, ठीक है? ओपन मार्केट ऑपरेशन से, अब सर आपने बात की थी 2-3 ट्रिलियन की, ओपन मार्केट ऑपरेशन मतलब 2 डाल दिया, 1 कहा गया है 1 ट्रिलियन, उसकी भी बात करेंगे। तो देखिए, ये जो है ना, ये 2 ट्रिलियन कैसे करने वाले हैं वो? तो ओएमओ का मतलब क्या होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मार्केट से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स खरीदेगा, बैंक आरबीआई को बॉन्ड्स देंगे, आरबीआई बैंकों को कैश देगा, राइट? इम्पैक्ट क्या होता है? बैंक के पास फ्रेश लिक्विडिटी आ जाती है, लेंडिंग कैपेसिटी बढ़ती है, इंटरेस्ट रेट स्टेबल रहते हैं। ओके, सो ये चीज है। अब बचे 1 ट्रिलियन, तो 1 ट्रिलियन में आरबीआई कैसा यूज करेगा? रेपो ऑपरेशंस, वेरिएबल रेट रेपोस, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है, आपको अगर अच्छे से पढ़ना है तो प्लीज हमारे चैनल से, सिद्धांतो एजुकेशन से जुड़िए। नीचे में हाल ही में ये जो टर्म्स होते हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, उसके बाद फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये सारी टेक्निकल चीज़ें को भी एक-एक लेक्चर हम लेके लाएँगे। लेकिन अगर आपके कमेंट दिखते हैं कमेंट बॉक्स में, तो हम उसके भी एक सीरीज़ अलग से लाने वाले हैं। तो फिलहाल याद रखो, कितना पैसा आरबीआई ने कुल लाया है? 3 ट्रिलियन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ नेक्स्ट जो चीज़ है, लेकिन अब आपके दिमाग में ये सवाल उठा होगा कि आरबीआई ये स्टेप क्यों ले रहा है? क्रेडिट फ्लो को स्मूथ रखने के लिए, इंटरेस्ट रेट्स को स्पाइक आगे बढ़ना नहीं चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। ओके, चलिए। सो और आपको समझना है, तो मैं कहानी के माध्यम से समझाऊँगा। सोचो बैंक के पास पैसे कम हो गए हैं और कंपनीज़ प्लस इंडिविजुअल लोन्स आपको माँग रहे हैं, तो आरबीआई ने एक बड़ा एटीएम की तरह काम करता है। ठीक है? बॉन्ड्स के बदले 3 ट्रिलियन कैश सिस्टम में डाल देगा। बैंक फ्रीली लोन देंगे, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा जो करंट अफेयर है, वो पढ़ते हैं। उसके पहले रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं, तो रिज़र्व करंट गवर्नर है श्री संजय मल्होत्रा सर। प्लीज़ याद रख लीजिए, स्टैटिक फैक्ट होता है। संजय मल्होत्रा हमारे रिसेंट गवर्नर है। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। 1st ऑफ अप्रैल 1935 को ये एस्टैब्लिश हुआ है, ठीक है? आगे बात करते हैं, फर्स्ट आरबीआई के गवर्नर कौन है? सर ऑसबॉर्न स्मिथ, ऑसबॉर्न स्मिथ, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करंट अफेयर हमारा बात करते हैं। व्हिच कंट्री डोमिनेटेड द ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025-26 बाय सिक्योरिंग 6 स्पॉट इन द वर्ल्ड टॉप 10 बेस्ट फूड सिटीज़? तो टॉप 10 में उसी शहर के, उसी कंट्री के 6 शहर आ चुके हैं। तो भैया ऐसा कौन-सा देश है? जी हाँ, इटली। तो इटली टॉप 10 में है और टॉप 10 में उनकी पूरी 6 अ सिटीज़ हैं, ठीक है? तो यहाँ देख सकते हो आप, नेपल्स, मिलान्स, बोलोगाना, रोम, फ्लोरेंस, जियोना, ठीक है? तो ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग का मतलब क्या होता है? दुनिया के शहरों को रैंक करना। किसके बेस से?
तो फूड अवेलेबिलिटी, फूड अफोर्डेबिलिटी, फूड क्वालिटी एंड सेफ्टी, न्यूट्रिशन सस्टेनेबिलिटी, फूड सप्लाई चेन एंड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो सिंपल शब्दों में और समझना है तो कौन सी सिटी अपने लोगों को अच्छा, सेफ और अफोर्डेबल फूड प्रोवाइड कर रही है, इसी की रैंकिंग होती है। ये रैंकिंग कौन करता है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट, मतलब EIU। और आगे अगर मैं बात करूँ, ग्लोबल फूड सिक्योरिटीज इंडेक्स, ठीक है, ये तो ये चीज आपको याद रखना है रिसेंटली। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट जो चीज है, नेक्स्ट करंट अफेयर है, वो पढ़ते हैं। विच इंडियन स्टेट, अब ये सांगली डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे आता है ये पूछ रहा है, क्योंकि सांगली डिस्ट्रिक्ट में स्टैब्लिश किया गया है एक रिसर्च सेंटर शिवाजी यूनिवर्सिटी के अंडर। ये भारत के किसानों को सपोर्ट करेगा ग्रैप्स और रेजिन्स रिसर्च के लिए, तो वो कहाँ पे आता है? महाराष्ट्र। ठीक है, याद रखो। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द इनक्रेडिबल इंडिया 2.0 इनिशिएटिव। अब ये 2.0 इनिशिएटिव क्या है? ठीक है, ये अपने को समझना है। तो ये पहले तो किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। सो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने लॉन्च किया है, तो इंडिया के टूरिज्म को डिजिटल और मॉडर्न, ठीक है, और ग्लोबली रेडी बनाना। ओके, इसके अंडर डिजिटल प्रमोशंस ऑफ इंडियन डेस्टिनेशंस, हाई क्वालिटी टूरिज्म कंटेंट, ठीक है, वीडियो कैंपेन्स कराए जाएंगे, इंटरनेशनल टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना, इंडिया की सॉफ्ट पावर और कल्चरल ब्रांडिंग को स्ट्रॉन्ग करना। सो ये सब चीजें होने वाली है। देखिए यहाँ पे अपने को देखने को मिल रहा है। उसके साथ-साथ आपको ये भी याद होना ज़रूरी है कि यूनियन मिनिस्टर फॉर टूरिज्म कौन है? श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राइट? ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। अ, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैम जो है हमारे राष्ट्रपति जी, उन्होंने रिलीज़ किए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कौन-सी भाषा में? संथली लैंग्वेज, संथली लैंग्वेज। सो ये लैंग्वेज चर्चा में है। देखो तो यहाँ पे पर्पस क्या है? उस बुक को, हमारे भारत के संविधान को संथली लैंग्वेज में प्रकाशित करने का, ठीक है? तो ट्राइबल लैंग्वेजेस को कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पेक्ट देना, क्योंकि ये जो लैंग्वेज है और ये जो कल्चर है, हमारे ट्राइबल्स मतलब एक आदिवासी लैंग्वेज है, ठीक है? ये ऑस्ट्रो एस्थेटिक लैंग्वेज फैमिली से बिलोंग करती है, ठीक है? इसकी अपनी स्क्रिप्ट होती है, ठीक है? इसमें हम डीप में नहीं जाएँगे, बट ये लैंग्वेज बोलने वाले स्टेट कौन से हैं, ठीक है? तो ये याद रखो, ठीक है? झारखंड में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली अगर कोई ट्राइब लैंग्वेज है तो वो है संथली, ठीक है? उसके बाद वेस्ट बंगाल, तो कभी-कभी करंट अफेयर में पूछते हैं या आपके एग्ज़ामिनेशन में पूछते हैं ओडिशा, ओडिशा के बाद बिहार, बिहार के बाद असम, ठीक है? बिहार के बाद असम, ये सारे जो राज्य हैं यहाँ पे ये भाषाएँ बोली जाती है। तो संथली लैंग्वेज को ये भी याद रख लीजिए, 8th शेड्यूल, ठीक है? 8th शेड्यूल, ठीक है? 8th शेड्यूल, 8th शेड्यूल याद रखो। भारत के 8वें शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके ऐड किया गया है, ठीक है? इस भाषा को 8th शेड्यूल में कितना संशोधन? ये संशोधन मतलब बोलता हूँ मतलब कुछ इम्प्रोवाइज़ेशन करा गया है। तो 92 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 2003 में, तब इस भाषा को ऐड करा गया है, ठीक है? सो इम्पोर्टेंट क्यों है ये लैंग्वेज? अगेन बैक टू बेसिक, ट्राइबल इंक्लूजन, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी प्रोटेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशनल अवेयरनेस अमंग ट्राइबल कम्युनिटीज। सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हु इज द चीफ गेस्ट? ठीक है, जो हमारा 26 जनवरी हम अभी मनाने वाले हैं, 26 ऑफ जनवरी, रिपब्लिक डे, की इंडिपेंडेंस डे। चलिए बताइए मुझे क्या मनाते हैं हम? ठीक है, तो रिपब्लिक डे के दिन हम मनाते हैं, ये जो है यहाँ पे परेड होने वाली है, तो इसके चीफ गेस्ट कौन है? वो है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ यूरोप कमीशन रूसवेला वॉन डियर लैन एंड प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल एंटोनियो कोस्टा। तो ये याद रखो, पूछने वाला सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे पूछे जाने वाले बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं, राइट? तो 77th रिपब्लिक डे 2026 का जब हम मनाएंगे, तब यहाँ पे टॉप लीडरशिप आएंगी यूरोपियन यूनियन की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दिसंबर 2022 में किस देश को ब्रिक्स की अध्यक्षता मिली है? तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, भारत को। देखिए ब्रिक्स एक उभरती अर्थव्यवस्था का समूह है, ठीक है? ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष रोटेशन के आधार पर बदलती है। अब ब्राजील ने दिसंबर 2025 को चौथी ब्रिक्स शेर्पा बैठक अपने कंट्री में कराई, और भारत को अब 2026 की ब्रिक्स समिट, ठीक है? तो 2026 में ब्रिक्स का समिट कहाँ पे होने वाला है? ये होने वाला है हमारे इंडिया में, राइट? सो याद रखो, 2026 में हम यहाँ पर अपने देश में ब्रिक्स समिट का आयोजन करने वाले हैं। तो ये अपने नोट्स में लिख लो, ठीक है? ये स्टैटिक चीज़ होती है। ब्रिक्स समिट, ठीक है? ब्रिक्स समिट 2026 कहाँ पे होने वाला है? भैया हमारे भारत देश में। उसी के साथ-साथ
कॉप 33, ठीक है, कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, ठीक है, ये जो 33 वाला एडिशन है, ठीक है, ये कहाँ पे होने वाला है? ये होने वाला है हमारे भारत देश में, ठीक है, तो ये यहाँ पे कैंडिडेट हम खड़े हो चुके हैं, तो 28 का जो होने वाला है, प्लीज जरूर जरूर याद रखिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिक्स का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो ये है शंघाई, चाइना, ठीक है। इसकी स्थापना 2009 में हो गई थी, ठीक है। अब ये टॉप 10 महत्वपूर्ण इमर्जिंग इकोनॉमीज, ठीक है, इनका संगठन है, राइट। ओके, अब ये जो समूह दुनिया का बहुत बड़ा जीडीपी का लगभग 20, हमारी जो जीडीपी होती है अप्रोक्सीमेटली 26% ग्लोबल जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है। सो प्लीज प्लीज इसको भूलना नहीं है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो इम्पोर्टेंट वेन्यू है, ये जो इम्पोर्टेंट लोग दिख रहे हैं आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। क्या है? चलिए पढ़ते हैं। ग्लोबल चेस लीग 2025 एक इंटरनेशनल चेस लीग है, ठीक है? तो जो फिडे और टेक महिंद्रा कंपनी के द्वारा आयोजित किया गया है। ये मुंबई, इंडिया में हुई है। इसका टाइटल अल्पाइन एसजी पाइपर्स ने जीता है। देखो, यहाँ पे लिखा है अल्पाइन एसजी पाइपर्स। तो जैसे आईपीएल होता है ना, वैसे ही चेस का बड़ा टूर्नामेंट है। तो अल्पाइन एसजी पाइपर्स ने जीता है। इसमें 2 प्रमुख खिलाड़ी कौन थे? ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा भारत के और एमवीपी ग्रैंड मास्टर अनीश गिरी ये नीदरलैंड के हैं। ठीक है? तो ये दोनों ने मिलके एक टीम, ठीक है? ये टीम थे, ठीक है? मोस्ट सक्सेसफुल टीम के ये प्लेयर है। तो ये की प्लेयर है उस टूर्नामेंट के, आर प्रज्ञानंदा इंडिया से, अनीश गिरी नीदरलैंड से। दोनों प्लेयर चैंपियन टीम अल्पाइन एसजी के प्लेयर्स है। ठीक है? तो यहाँ पे आप याद रखो कि कौन मतलब ये जो टूर्नामेंट है किसने जीता है? आपके सॉरी, आपके इस टीम ने। सो प्लीज याद रखिए ये टूर्नामेंट कहाँ पे हुआ है? मुंबई में, महाराष्ट्र में। ऑर्गेनाइजर कौन है? फिडे टेक महिंद्रा। एंड टूर्नामेंट कहाँ पे हुआ है? ये भी याद रहना जरूरी है, 2025 साल में। तो प्लीज 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 याद रखिए। अच्छा, रनर अप कौन सी टीम रही है? त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स, ठीक है, त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स, ठीक है, त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स को हराया गया है। चैंपियनशिप अल्पाइन एसजी पाइपर्स, ठीक है। तो प्लीज याद रखना है आपको। तो आपके सामने इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स, प्लीज इसको पॉज कीजिए और ये आपको खुद पढ़ना है। तो एक बार मेरे साथ भी पढ़िए। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त, ठीक है। तो यहाँ से जो जो अगर इंपॉर्टेंट है मैं उनके सामने रेड मार्क कर देता हूँ। ये डेली करंट अफेयर में हमको रिवाइज करना है। आईएमएफ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आईएमएफ के एमडी, ठीक है, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। उसके साथ-साथ अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, ठीक है। उसके साथ-साथ अगर हम बात करें तो डब्ल्यूएचओ। तो बाकी सारे इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन चर्चा में हाल ही में जो चल रहे हैं वो ये नाम है, ठीक है। तो प्लीज़ आपको अगर कोई भी दिक्कत आती है तो ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, उस तरीके से भी हम पढ़ेंगे। और रिसेंट की जो अपॉइंटमेंट्स हैं मैं उनको ही यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ, सर्कल कर रहा हूँ। तो ये आपका काम है, ये आपके लिए टास्क है, प्लीज़ इसको पढ़ लीजिए। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। The Supreme Court of India defined the hills in Aravalli mountain range areas to be considered part of it, following which, after widespread protest, the central government asked the state not to issue new mining lease. So, सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वतमाला क्षेत्र में कितनी ऊंची पहाड़ियों का हिस्सा होने की परिभाषा तय की, यानी चेंज किया है। सो देखिए, 100 मीटर्स। तो अब 100 मीटर्स की जो पर्वत रेंजेस है अरावली पर्वतमाला, तो ये बहुत पुरानी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, जो लगभग 2 अरब साल पुरानी है। ये गुजरात से दिल्ली तक करीब 700 किलोमीटर तक फैली हुई है। कौन से स्टेट से जाती है? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली को टच करते हुए ये जाती है, ठीक है? ये जो पर्वत रेंजेस होती है, ये हमें बहुत सारे तूफ़ानों से, सर्द हवाओं से, ठीक है, गर्मियों से और इन सब से बचाती है। तो वहाँ पे इल्लीगल माइनिंग मतलब सरकार ने ही पहले आदेश दिए थे, तो फिर हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन करने के लिए ऐसे लॉ लाते ही क्यों है जिससे भारी मात्रा में यहाँ पे प्रोटेस्ट हो, ठीक है, लोगों में आक्रोश हो। तो अभी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 100 मीटर वाली पहाड़ियों को हम ये मानेंगे, इससे पहले कम था। मतलब क्या करते थे, अगर किसी पहाड़ी की लेंथ 80 मीटर हो गई फॉर एग्जांपल, तो वो उसको माइनिंग के लिए गवर्नमेंट दे देती थी। लेकिन अब उन्होंने एक हाइट तय कर दी है, इतनी हाइट है, तो प्लीज इसको कुछ भी नहीं करा जाए। 100 मीटर अरावली रूल याद रखिए। नेक्स्ट जो है 27th ऑफ दिसंबर के वन लाइनर्स पढ़ते हैं। द धनु यात्रा ऑफन कॉल्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? ठीक है, सो उड़ीसा। उसके बाद द समुद्र प्रताप रिसेंटली इंडक्ट इनटू इंडियन कोस्ट गार्ड इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, क्या चीज है ये? समुद्र प्रताप, ये फर्स्ट भारत में बनी हुई एक
पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ मैस्कॉट? मैस्कॉट का नाम क्या है? फर्स्ट एवर खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, मोरवीर, ठीक है? मुझे कमेंट बॉक्स में गूगल सर्च करके बताइए कि ये खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स कौन से स्टेट में हो रहे हैं? Who has been appointed as a new chairman, Rail Vikas Nigam Limited, Salim Ahmed? Which government is set to launch Darpan 2.0 Advanced Performance Monitoring Dashboard, Delhi? तो यहाँ तक हमारे आज के करंट अफेयर थे दोस्तों। कुछ भी डाउट्स है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप पूछ सकते हैं। अगर आपको गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ना है तो बहुत इम्पोर्टेंट होती है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से, तो प्लीज़ क्लास 2 अपलोड हो चुकी है। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दी है। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप पढ़ना चाहते हैं बहुत आसान तरीके से गवर्नमेंट स्कीम्स को, तो दोनों क्लास के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दी गई है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या हमारे और किसी कोर्सेज़ के बारे में जानना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबरों पे भी कॉल कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है। अगर हाँ, आप चाहते हैं डेली क्विज़ेज़ अटेम्प्ट करना, डेली टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करना, रिकॉर्डेड क्लास, तो प्लीज़ इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए एंड हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट बैंकिंग या एसएससी या रेलवे की तैयारी करना चाहता है, तो इन नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं। ये हमारे कुछ रिजल्ट्स और आपके भी फ़ोटोज़ यहाँ पे लग सकते हैं। आप जुड़िए हमारे साथ एंड हाँ, प्लीज़ हाँ, ये ये हमारे रहे हमारे कुछ सोशल मीडिया हैंडल जिन पे आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। किसी भी क्वेरी के लिए आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करना है। अगर आप महाराष्ट्र पुणे से हैं और यहाँ आकर कोचिंग क्लासेस में क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं, ये हमारे 2 ऑफिस का एड्रेस है। बिल्कुल यहाँ पे आइए, इंक्वायरी कीजिए एंड अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लीजिए। मिलते हैं अगले करंट अफेयर सेशन में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। टेक केयर, बाय-बाय।